इस वॉलेटाइल मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को जो भी हम क्रिप्टो में कर रहे हैं सिक्योर कैसे करें। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको लॉन्ग 5-10 साल के लिए होल्ड करना है तो फर्क नहीं पड़ता वॉलेटिलिटी का। लाखों टोकन्स बड़ी कंपनीज नहीं बनेंगे, कुछ कंपनीज होंगी जो बहुत बड़ी बनेंगी। जैसे पर मार्केट में बहुत सारे जैसे कॉइन्स है, अभी पाई कॉइन्स चल रहा है, जियो कॉइन है, तो ये क्या है मतलब? जियो जैसी कंपनी अगर किसी चीज़ पे बुलिश है और जियो कॉइन्स दे रही है, हो क्या रहा है, ये लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपको अपने नेटवर्क का एक पार्ट बना रहे हैं। क्रिप्टो के बारे में कुछ ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम किस चीज़ को देख के क्रिप्टो को बाय करें। जब मेन स्ट्रीम होगा तब तक ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तब बिटकॉइन 1 लाख का नहीं होगा, तब 5 लाख 10 लाख का होगा। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हाय सर, माय नेम इज मोहित। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया मार्केट बहुत वॉलेटाइल है आजकल, तो इस वॉलेटाइल मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को जो भी हम क्रिप्टो में कर रहे हैं सिक्योर कैसे करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। वॉलेटाइल तो देखो, मार्केट जितना क्रिप्टो पहले बहुत वॉलेटाइल होता था, 5-6 साल पहले एक्चुअली ज़्यादा वॉलेटाइल होता था, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, वॉलेटिलिटी कम होती है ना, जैसे जैसे मार्केट बड़ा हो रहा है। तो वॉलेटिलिटी कम करने का 2 तरीका है। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको लॉन्ग 5-10 साल के लिए होल्ड करना है तो फर्क नहीं पड़ता वॉलेटिलिटी का। आपको क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप तो बाय करके होल्ड करे हो ना, फिर आंख बंद करके सो जाओ, ठीक है, और अपने आप उसको कंपाउंड होने दो। और अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आप प्रॉपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगा सकते हो, ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए। आप अगर मार्केट ऊपर नीचे होता भी है, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो आपका लॉस लिमिट होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो। तो वॉलेटिलिटी से बचने का तरीका और क्या, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप SIP कर सकते हो कि मुझे नहीं पता मैं कब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं, दिमाग नहीं लगाना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज से 100 रुपये, 1000 रुपये SIP होने दो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने टाइम के लिए आप कर रहे हो, जैसे म्यूचुअल फंड में आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, वो भी एक तरीका है कि आपको मार्केट में समझ में नहीं आता कब एंट्री लूँ मैं, बट मुझे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना तो है, तो मैं कब आऊँ, आ जाऊँ, वेट करूँ, मार्केट के नीचे करने का वेट करूँ, तो दिमाग नहीं लगाओ, SIP चालू कर दो बिटकॉइन में, CoinDesk में होती है, और लेट इट हैपन ओवर टाइम। तो बहुत सारे तरीके हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हैं वॉलेटिलिटी कम करने के, डिपेंडिंग अपन आप क्या करना चाहते हो बिटकॉइन में। और आप देखेंगे, मैं बिटकॉइन की बात बहुत ज़्यादा इसलिए करता हूँ बिकॉज लाखों टोकन्स हैं दुनिया में, और बहुत लाखों टोकन्स बड़ी कंपनीज नहीं बनेंगे, कुछ कंपनीज होंगी जो बहुत बड़ी बनेंगी। तो आपका एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर आपका गोल होना चाहिए कि मैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करूं जिनका जेन्युइन पोटेंशियल बहुत है, बाद में जो बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं, और उसमें फिर आप इन्वेस्ट कीजिए, और उसमें आप वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होता रहेगा, बट वो आपको चिंतित उससे नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको पता है, एक स्टोरी बताता हूँ अमेजोन की। तो अमेजोन जब 1995 इंटरनेट नया नया आया था, ठीक है, तो जेफ बेजोस ने बोला कि यार मैं इंटरनेट में मैं कुछ करना चाहता हूँ, इंटरनेट पे मुझे बिजनेस बनाना है। उस टाइम पे बहुत कॉमन नहीं था, लोगों को नहीं पता था, लोग मजाक उड़ाते थे कि इंटरनेट क्या है, कुछ होगा नहीं इसका। तो उसने बोला यार मुझे इंटरनेट पे बिजनेस बनाना है ना, और इंटरनेट पे उसने बोला कि यार मैं बुक्स पे बिजनेस बनाता हूँ, क्योंकि बुक्स इज द ईजिएस्ट कैटेगरी टू स्टार्ट विद, है ना। तो जब वो इन्वेस्टर के पास गया था तो कोई पैसा मजाक उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, और तब उसने अपना पहला राउंड रेस किया था, सीट मतलब पहला राउंड रेस किया था $1 मिलियन, और अराउंड 20% डाइल्यूट किया था उसमें $1 मिलियन रेस किया था अराउंड 20 लोगों से, और उस टाइम पे $5 मिलियन की कंपनी, आज के टाइम पे लगभग $2 ट्रिलियन, $2.3 ट्रिलियन की कंपनी, $2.3 ट्रिलियन की, चालू किया था बुक से। आज बुक भी करता है, पूरा ई-कॉमर्स पूरा बना दिया है, और कितने साल में, मात्र 30 साल के अंदर। वो बंदा जिसके पास और उस टाइम उसको भी नहीं पता होगा इतनी बड़ी कंपनी बनेगी, उसको भी लग रहा था यार बस, उसने बैठ लिया इंटरनेट पे और उसके ऊपर मेहनत करता रहा, लगा रहा। आज देखो, मतलब अगर आप तो वही है, मतलब अगर मुझे इंटरनेट पे भरोसा होता उस टाइम पे, तो मैं अमेजोन पे पैसा लगाता ना, तो आज तो मतलब बिलियनियर इजीली हो सकता था, राइट। और पब्लिक भी थी वो, तो आई थिंक 1998-99 में पब्लिक हो गई थी वो। तो बस ये है कि वो 25 साल के अंदर लगे रहना, उसमें इन्वेस्टेड रहना, वो होता तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलता। तो मेरा जो मैं पर्सनली जो मैं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यार ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो छांटना है, उस पर रिसर्च करनी है, उसको फॉलो करना है, सीखना है कि वो कर क्या रहे हैं, और उसके हिसाब से मुझे इन्वेस्ट करना है,
ये नहीं कि मतलब आंख बंद करके 10 मीम कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा डाल दिया और देखें कि कौन 1000 गुना होता है, जो 1000 गुना हो गया बढ़िया है। वो उसमें लोग लकी हो जाते हैं, बट चांसेस किसी के वो तुक्का लगने के बहुत कम होते हैं। मतलब वैसे वो सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी पे सर एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा, जैसे मतलब अलग अलग टाइप के क्रिप्टो होते हैं, कॉइन DCX में यूज़ करता हूँ, तो मतलब बेस्ट कौन से, जैसे कुछ मीम है, जैसे आयुष भाई ने पूछा था अभी कि मीम्स वाले हैं, पाई कम्युनिटी है, और एक ब्लॉक चेन वाले आपके चलते हैं, जैसे आप बिटकॉइन की बात करो, तो दोनों में से अगर हम सिप करते हैं, SIP करते हैं, मतलब किस में बेस्ट है, मीम्स कॉइन में बेस्ट है या फिर ब्लॉक चेन में बेस्ट है? यार तो इसमें ना बहुत सारे टोकन्स होते हैं, है ना, और ये क्वेश्चन का सिंपल तरीका बताता हूँ। आई थिंक रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, तो जैसे स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं ना, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, आप उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहोगे अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब लोग ब्लू चिप क्रिप्टो में एसेट बोलते हैं इनको, तो आप फिर इस पर लिमिट रहिए इन तीनों पे, बिकॉज इनका मार्केट कैप अच्छा है, ये प्रूवन है, काफ़ी हिस्ट्री रह चुकी है। तो वैसे आप डिसाइड कर सकते हो। मीम कॉइन्स हो गए या बहुत डीफाई टोकन्स हैं, वो सारे उसमें आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मेरा 60-70% सेफ में है और रिमेनिंग जो है वो मैं थोड़े थोड़े टोकन्स में, जिसमें मुझे लगता है कि यार क्रिप्टो AI बड़ा बनेगा, तो क्रिप्टो AI पे अच्छा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, उसमें आप डाल सकते हो। आपको लगता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बड़ा बनेगा, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, आवे हो गया, कंपाउंड हो गया, इसमें आप थोड़ा डाल सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार मेटावर्स बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, तो मेटावर्स पे कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा होगा, एक कंपनी बना रहा होगा यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप उसमें डाल सकते हो। तो वैसे डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किसमें वो करना है, उस बारे में रिसर्च करके। और अपन ने CoinDCX ऐप में ना अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है, अगर आप देखोगे आपको सारे कैटेगरीज मिल जाएंगी। DeFi के ऊपर आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो शेयर टोकन्स है बेसिकली वो मिल जाएंगे। तो वैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो जो इस्टेब्लिश्ड चीज़ें जैसे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ये सेफ है रिलेटिवली। बिटकॉइन इज एसेंशियली हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, तो वहाँ से चालू करके धीरे धीरे समझ के फिर आप अपना रिस्क एपेटाइट अगर आपको लगता है बढ़ाना चाहिए, तो आप फिर लो मार्केट कैप जो लो वैल्यूएशन वाले क्रिप्टो एसेट्स हैं उसकी तरफ आप जा सकते हो धीरे धीरे। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करके आज सही डिसीजन कैसे लिया जा सकता है उसमें? क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करके सही डिसीजन कैसे लिया जा सकता है? आई थिंक सीख के, पढ़ के, मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ट्विटर पे ना काफ़ी चलता है क्रिप्टो, तो अगर आप ट्विटर, कोई यूज़ करता है ट्विटर यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ना बहुत सारे जो क्रिप्टो के जो डिस्कशंस होते हैं, जो अल्फाज बोलते हैं, मतलब जो नई नई इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी है वो ट्विटर पे पहले आता है, तो आप ट्विटर पे थोड़ा पढ़ सकते हैं क्रिप्टो के बारे में कि क्या नए नए अपडेट्स चल रहे हैं, कौन लोग नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो जैसे ये मान के चलो कि आपको ये पकड़ना है, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कैसे होती है, कि आपको देखना है यार हज़ारों लोग कंपनीज बना रहे हैं और मुझे बस ये समझना है कि यार ये जो बिजनेस है ये बड़ा बनेगा, तो वो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग होती है। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग सिमिलरली, कि आपको पता है कि यार इतने सारे हज़ारों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सारे बड़े बनेंगे नहीं, कुछ बड़े बनेंगे, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगी जैसे अमेजोन है, तो आपको एनालाइज करके, रिसर्च करके आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो और AI के इंटरसेक्शन पर काम कर रहा है और इवेंचुअली क्रिप्टो और AI मर्ज होंगे और एक बड़ी कंपनी बनेगी, तो ये प्रोजेक्ट है जो अच्छा बड़ा बन सकता है। तो फिर आप रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ के फिर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना, ऐसे लोग यूजुअली करते हैं। और अगर वो अगर वो कंपनी बड़ी बनती है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, उसके टोकन प्राइस ऊपर जाएगा। अंतर बस ये होता है कि स्टॉक मार्केट में ना कंपनी जब पब्लिक जाती है तभी आपको एक्सपोजर लेने का मौका मिलता है आम इंसान को, तब तक तो बहुत सारा अपसाइड कैप्चर हो चुका होता है। जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो तो VCs वगैरह वो तो पैसा बना चुके होते हैं। क्रिप्टो में उल्टा होता है, वो सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आम इंसान को पहला मौका मिलता है, इसलिए मुझे पसंद है कि इसमें अपन लाइक अ कॉमन पर्सन कैन ऑल्सो इन्वेस्ट अर्ली ऑन। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एसेट क्लास एक आम इंसान को एक प्रोजेक्ट में जो कि नई टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है उसमें इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है, तो उसके बारे में तो पढ़ के ही आएगा, मतलब पढ़ के आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को YouTube वीडियो देख लिया कि यार ये तो कॉइन 100 गुना भागेगा और आंख बंद करके उसमें पैसा लगा दिया, वो नहीं करना चाहिए। मेरे मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो सब चीज़ों करके इन्वेस्ट करना। या फिर ऐसी चीज़ पता चल रही है यार ये नया कॉइन है, ये आपको इतने % रिटर्न दे रहा है मंथ ऑन मंथ, और इससे तो मैं इतने गुना पैसा कर लूँगा, और उसमें बहुत सारी MLM स्कीम्स और वो सब सी चीज़ से बच के रहना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो
कंटेंट बनाते हैं, लोगों को गलत तरीके से एजुकेट नहीं करते हैं प्रॉपरली, गलत एडवाइस देते हैं, तो उस सबसे बचने के लिए आपको अपने ही लेवल पर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बहुत साधन है, मतलब अगर आपको डिसीजन लेना है तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हो, उससे आप थोड़ा समझ के और इसके बारे में पढ़ के फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके फिर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके चालू कर सकते हो। बहुत सारे इसमें स्ट्रैटेजीज भी होती हैं कि कैसे करना चाहिए, तो मे बी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बताऊंगा उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नई एसेट क्लास से बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा कि यार क्या रिस्क होती है, कैसे मैं अपनी रिस्क मिनिमाइज करूँ। तो बट बेस्ट पार्ट है सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। CoinD6 में भी हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं ताकि जो नॉर्मल इंसान है जिसको नहीं पता इसके बारे में वो सीख सके, क्योंकि हमारे टीम में 500 लोग हैं, 500 के 500 लोग मतलब धुरंधर है, उनको समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं कि वो नॉलेज को आम जनता तक पहुँचाया जा सके। तो कंटेंट बहुत है, मटेरियल बहुत है, बस आपको उसके बारे में सीख के और जल्दीबाजी ना करके, फोमो ना करके उसको समझ के फिर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा सेफर और बेटर है। वो अप्रोच ज़्यादा काम करती है और बस उसको फॉलो कीजिए। इस पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे बिटकॉइन हुआ और इथेरियम हुआ, या किसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जिस इसी क्वेश्चन में आपने आंसर करा है जैसे कि आप रिसर्च क्या करो, जैसे पर मार्केट में बहुत सारे जैसे कॉइन्स है, अभी पाई कॉइन चल रहा है, जियो कॉइन है, तो ये क्या है? मतलब ये अभी तो पाई कॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं लोग, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अभी से ले लो ले लो ले लो, पर आई थिंक अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पीछे, तो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है कि नहीं? और जैसे जियो कॉइन है, जियो कॉइन ये क्रिप्टो करेंसी है कि भी नहीं? मतलब ये लोग, ऐसा लोगों को लग रहा है कि ये भी क्रिप्टो करेंसी है, पर एक्चुअली शायद नहीं है जियो कॉइन क्रिप्टो करेंसी। ये ऐसा रिवॉर्ड पॉइंट जैसा सिस्टम है। हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट है बट वो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। और तो मैं हाँ, सो आई थिंक जियो कॉइन्स जो है अभी नया निकाला है, काफ़ी मीडिया में कवर हुआ, और उनका ब्राउज़र है एक, वो ब्राउज़र में जैसे जैसे आप ब्राउज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसमें ऐड देखेंगे आपको जियो कॉइन्स मिलेंगे। जियो कॉइन्स अभी, अब देखो क्रिप्टो ना एक जनरल, जरूरी नहीं क्रिप्टो अगर आप बोला तो वो ट्रेड ही होना चाहिए। आज के टाइम पे वो ट्रेड नहीं होता, शायद फ्यूचर में ट्रेड हो, शायद ना हो, आई थिंक वो बिजनेस का डिसीजन है, बट आपको वो टोकन्स मिलेंगे जिसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा ब्राउज़र ऐसा है, जो अभी आजकल जो आप ब्राउजिंग करते हैं ना उसमें आपको ऐड दिखते हैं, सब ऐड से टारगेटिंग होती है, बट आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलता उसका, तो आप ही प्रोडक्ट हो, मतलब आपके जो इंटरनेट सर्च का आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो ऐड दिखाना चाहता है वो सीधा कंपनी को पैसा देता है, आप उसके ऐड देखते हो और वो कंपनी को चार्ज करता है। 100% रेवेन्यू जो कंपनी है जो चला रही है वो पूरा ले लेती है, आपको कुछ नहीं मिलता। जियो कॉइन्स है या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये जो रिवॉर्ड आता है ऐड पब्लिशर वो जनता में बांट देते हैं। उससे क्या होता है कि आम जनता को फायदा होता है, आम जनता को फायदा होता है, वो प्रोडक्ट को और यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं तो उसको और रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू आता है तो वो और जो लोग यूज़ करते हैं उनको फायदा होता है। तो उस कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ें चलती हैं, मतलब एटलीस्ट जियो कॉइन का एग्जाम्पल लूँ मैं, बट अभी वो ट्रेड नहीं हो रहा है। ट्रेड होगा नहीं होगा अगेन, मुझे लगता है कि इवेंचुअली ट्रेड होना चाहिए वो, इसीलिए उन्होंने निकाला है। आज के टाइम पे अभी ट्रेड नहीं हो रहा है, बट अभी तो वो एक्यूमुलेशन, लाइक लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको, है ना। तो बट ये भी है, फॉर एग्जांपल अब जियो जैसी कंपनी अगर किसी चीज़ पे बुलिश है और जियो कॉइन्स दे रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ओला का आप देखोगे, ओला कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या है, हो क्या रहा है, ये लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आप उनको अपने नेटवर्क का एक पार्ट बना रहे हो, उनको शेयर होल्डिंग दे रहे हो कंपनी में। क्रिप्टो टोकन यही तो होता है कि इथेरियम नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे लोग इथेरियम ओन करते हैं थोड़ा थोड़ा, जिसके पास जितना इथेरियम, उस इथेरियम प्रोजेक्ट का, उस कंप्यूटेशन का शेयर होल्डर है 0.001%, डिपेंडिंग अपन आप कितने इथेरियम होल्ड करते हैं। तो ऐसे लोग करेंगे, और बहुत सारे कंपनीज होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे जो अपने यूजर्स हैं, अपनी कम्युनिटी उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो जियो कॉइन इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। एंड अभी मैंने बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी नहीं किया है जियो कॉइन्स के बारे में, जितना मुझे बात करके पता चलता है, जितना नेट कम्युनिटी में जो मैं सुनने में आता है वो ये है कि काफ़ी चल रहा है उसमें, मतलब काफ़ी, आई थिंक अराउंड कितने 5 to 6 मिलियन लोग आ गए हैं उसमें, मतलब विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव इन अ मैटर ऑफ लाइक फ्यू मंथ्स। तो दैट शोज कि जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो जनता कितना पसंद करती है उसको, है ना। सेम पाई कॉइन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अभी वो ट्रेड होना चालू होगा, अभी कुछ एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है ग्लोबली, सब जगह नहीं है। पर उसमें जिस तरह के स्पाइक्स आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है पंप और डंप, मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, आई गेस। हाँ बिल्कुल। तो उसमें मैंने उसका व्हाइट पेपर कुछ पढ़ा नहीं है, बट मुझे भी लगता है कि यार वो ना
इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप रिसर्च कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे नहीं किसी कहे सुनने पे मत करो। अब जैसे इन्होंने रिसर्च करी, इन्हें लगता है उसमें कुछ है नहीं है, तो फिर नहीं डालेंगे ना, फिर इनका रिस्क कम हो जाएगा। बट अगर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फंडामेंटल बैकिंग होती है, जिसमें टीम बहुत सॉलिड होती है, जिसमें आपको दिखता है हाँ ये 5 लोग हैं जो इस कंपनी को बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये इनका प्लान है, ये अच्छा प्लान है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट पाईकॉइन का मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं है, और ये पंप और डंप ना, ये इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। इनसे इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। जब स्टॉक मार्केट नया था 20-30 साल पहले, आपने सुना होगा केतन पारेख स्कैम, हर्षद, वहाँ पे बहुत पंप एंड डंप होता था। तो जब भी कोई नई इंडस्ट्री होती है तो कुछ एक्टर्स होते हैं जो इसको मैनिपुलेट करते हैं, वो सब करते हैं, तो उनसे आप दूर रहें मतलब। एंड जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए। तो सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट अगर करता हूँ या फिर मैं रियल एस्टेट समझता हूँ, गोल्ड समझता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे क्रिप्टो भी समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर नए-नए आते हैं। तो अब जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट की बात करी, तो वहाँ पर अगर हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो हमें पता होता है कि ये कंपनी ये काम कर रही है। उस बेस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें पता होता है कंपनी अच्छा काम कर रही है, गलत काम कर रही है तो हम नहीं लगाएँगे, अच्छा काम कर रही है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे रियल एस्टेट का होता है, जहाँ पर हमें दिखेगा अच्छे रिटर्न आएँगे या फिर कोई ज़्यादा डेवलप एरिया है, वहाँ पे हम ज़मीन खरीद लेते हैं। गोल्ड में भी ऐसा ही सीन है कि हमारे पास फिजिकल या वर्चुअली जैसे भी गोल्ड आता है हम खरीद लेते हैं। बट आप क्रिप्टो के बारे में कुछ ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम किस चीज़ को देख के क्रिप्टो को बाय करें, जिससे कि हमें पता हो कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिससे हमारा जो क्रिप्टो है वो कैसे ग्रो कर सकता है? आप अगर ऐसा बता दें तो सही रहेगा। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़े थॉट शेयर करता हूँ। तो बेसिकली जैसे अगेन 20 साल पहले चलते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल से बात करते हैं ताकि थोड़ा रिलेटेबल भी हो। 20-30 साल पहले की बात करते हैं, इंटरनेट जब नया नया था, और इंटरनेट में आपको अगर एक्सपोजर लेना है, आपको लगता है कि इंटरनेट बड़ा बनेगा, तो आप क्या करोगे? इंटरनेट कोई कंपनी तो है नहीं जिसमें आप इन्वेस्ट कर दोगे और आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? इंटरनेट के ऊपर जो कंपनीज बनी है, जैसे अमेजॉन हो गया, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये जो कंपनीज लोग इंटरनेट के ऊपर बना रहे हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ताकि जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा बनता है वैसे वैसे ये कंपनीज बड़ी बनेंगी, और ये कंपनीज बड़ी बनेंगी तो मेरा रिटर्न अच्छा मिलेगा, और मैं उसमें एक्सपोजर ले सकता हूँ इंटरनेट की ग्रोथ पे। ठीक है, क्रिप्टो का आप अगर बिलीव करते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बनेगी, जो कि आई एम श्योर बिलीव करते होंगे, मतलब मैं तो काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पैसा नहीं लगा सकते, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो कंपनीज बना रहे हैं लोग, उस पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर अकाउंटिंग सिस्टम है, आपने व्हाइट पेपर वगैरह पढ़ा होगा। तो अगर मुझे लगता है जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड भी कोई कंपनी थोड़े ना है, गोल्ड एक एसेट है जो कि जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है। गोल्ड मतलब आप कहीं से जमीन से आपको मतलब ऐसे नहीं, यू कैन नॉट क्रिएट इट आउट ऑफ थिन एयर, कोई लैब में नहीं बना सकते गोल्ड, राइट। इसीलिए गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे उसकी प्राइस बढ़ती है। बिटकॉइन सिमिलर लोग एनालॉजी देते हैं कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, एक डिजिटल दुनिया का गोल्ड है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, कोई चेंज नहीं कर सकता। 21 मिलियन मतलब 21 मिलियन बिटकॉइन। तो जैसे जैसे लोग डिमांड करेंगे वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी या फिर क्योंकि जो नॉर्मल फिएट करेंसी है उसके भी कुछ चैलेंजेस हैं, राइट। तो बिटकॉइन लोगों को उससे हेज करता है, तो इसलिए लोग बिटकॉइन में भरोसा करते हैं, ठीक है। ये बिटकॉइन का यूटिलिटी हो गया। अब अमेजॉन अलग काम करती है, गूगल का बहुत अलग काम था। सिमिलरली बिटकॉइन का ये हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे निर्धारित है, बट इथेरियम इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर। अब जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग अपनी कंपनीज बनाएंगे, वैसे डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल कंपनीज बनाई, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए, डिसेंट्रलाइज वर्जन ऑफ ओला उबर बनाया किसी ने, और अगर उन्होंने इथेरियम चेन यूज की तो आप इथेरियम में इन्वेस्ट करोगे कि अच्छा जैसे जैसे लोग ब्लॉकचेन के ऊपर कंपनीज बनाते जाएंगे और इथेरियम के ऊपर बनाएंगे तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। तो जैसे वहाँ पे कंपनीज होती है वैसे यहाँ पे भी कंपनीज होती हैं। अंतर बस ये है कि वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी होती है, एक टीम होती है जो काम करती है, यहाँ पे सारा ओपन सोर्स होता है, एक कम्युनिटी होती है जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, और जैसे जैसे उसका अडॉप्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, वैसे वैसे वो प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली बड़े होंगे। उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। दिस इज द वे टू टेक एक्सपोजर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और स्टॉक मार्केट में आपके पास प्रॉफिट होता है, लोगों को लगता है कि यार क्रिप्टो के अंदर जो ब्लॉकचेन्स और जो अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट नहीं होता, अरे होता है, और ये आपको दिखता है ऑनलाइन। द ब्यूटी अबाउट दिस टेक्नोलॉजी इज वहाँ पे आपको हर क्वार्टरली दिखता है। यहाँ पे आप कभी भी चले जाओगे ऑनलाइन तो आपको ओपनली ट्रांसपेरेंटली हर इंसान को बराबर इन्फॉर्मेशन पता है। ये नहीं कि किसी को पहले मिल रही है किसी को बाद में मिल रही है, सब ओपन है।
तो ये तो मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है कि इट इज़ एक्चुअली गिविंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। लोगों को खुद को उनके पास कंट्रोल है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ज़्यादा चांसेस है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके सही प्रोजेक्ट पकड़ने का। अगर आपको लगता है अच्छा ये कंपनी, ये जो प्रोजेक्ट है ये बाद में बहुत बड़ा बनेगा, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी बन सकती है, तो आप उसमें डाल सकते हो। उसका भी एक क्रिप्टो टोकन होगा। टोकन बेसिकली शेयर होता है, जैसे उसमें शेयर्स होते हैं कंपनी के, वैसे यहाँ पे क्रिप्टो जो टोकन है वो उसका शेयर होता है, शेयर इक्विवेलेंट ऑफ दैट। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसी एनालॉजी चलती है, थोड़ा बहुत नाम चेंज होता है बट कंसेप्चुअली बहुत सिमिलर पैटर्न्स हैं और सिमिलर बिहेवियर्स हैं स्टॉक मार्केट का और क्रिप्टो का। हाय सर, अभी आपने बोला, मतलब आई थिंक अभी तक आपने, मतलब मल्टीपल टाइम्स आपने बोला कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो पे बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है और हमें भी है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री का पूरा फिनेंशियल इकोसिस्टम जो भी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बन जाता है, तो फिर वो वहाँ पर इन्फ्लेशन या जो भी इकोनॉमिक क्रैशेस होते हैं वो कैसे हैंडल होंगे? सी देखिए, जो एक कंट्री का एक मेरा जो मानना है कि जो फ्यूचर में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना, वो ब्लॉकचेन के ऊपर बनेगा तो काफ़ी एफिशिएंटली चलेगा, काफ़ी चीप होगा, काफ़ी स्केलेबल होगा और काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब उसमें ब्लैक बॉक्स नहीं होगा। वो जैसे अभी बहुत सारे फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं ब्लैक बॉक्स होते हैं, है ना, तो पता नहीं होता अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी ट्रांसपेरेंट है तो आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट देगा, उसमें फ्रॉड करप्शन होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो वो सब रहेगा। जो मॉनेटरी चीज़ें होती है जैसे इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करना, वो आई थिंक गवर्नमेंट्स वगैरह, सेंट्रल बैंक वगैरह वो करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स है ना, जो इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये सारी पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं। इसमें डिपेंड करता है जो जैसे यूज़ करेगा, जो जैसे रूल सेट करेगा, वो तो टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग है, आप कोडिंग को आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। आप ऊबर भी बना सकते हो, आप फ्लिपकार्ट भी बना सकते हो, उससे आप डेटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फंडामेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है और उसके ऊपर आप जो रूल सेट करते हो, जो भी रूल सेट करना चाहते हो आप, डिपेंडिंग अपन आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब ऑल ऑफ दोज फ्लेक्सिबिलिटीज आर पॉसिबल। तो आई डोंट नो इफ आई आंसर दिस क्वेश्चन, बट बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं, गवर्नमेंट्स भी यूज़ कर रही हैं। बट अभी गवर्नमेंट का जो यूसेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का टू बिल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है। वो आने वाले टाइम में होगा, बट पहले प्राइवेट कंपनीज की ज़्यादा रिस्क होती है, इंडिविजुअल्स की और ज़्यादा रिस्क होती है। तो वैसे अडॉप्शन चलता है, पहले अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर कंपनीज आएंगी, फिर गवर्नमेंट्स वगैरह आएंगे आने वाले टाइम में। बट जो जिस तरीके से भी गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है वो तब भी कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा CBDC पे गवर्नमेंट ट्राई करती है। तो ऑल ऑफ दोज रूल्स आर एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो।